बहन जी, हमें बहुत अफसोस के साथ एक दुखद खबर देनी पड़ रही है। जी, क्या हुआ साहब? सब ठीक तो है ना? आज दोपहर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। आपके पति उसी दुर्घटना में। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए साहब, वो अभी सुबह ही तो दुकान के लिए निकले थे। हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। नहीं, ये झूठ है। सुमित मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमारे बच्चों ने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा। हे भगवान, मेरे जवान बेटे को ही उठा लिया। अब इस बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? कुछ ही देर में मोहल्ले में खबर फैल जाती है। लोग घर के बाहर जमा होने लगते हैं। हाय राम, इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई बेचारी। आपने वादा किया था ना कि हमेशा साथ रहेंगे, फिर आज क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? उस रात आरती की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुमित के गुजरने के कुछ दिन बाद घर का किराया, बच्चों की फीस, माँ जी की दवाई, इतना खर्च और घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं। आरती के हाथ कांपने लगते हैं। बहू, क्या सोच रही है इतनी देर से? माँ जी, घर का खर्च कैसे चलेगा, यही सोच रही हूँ। अब तो भगवान ही मालिक है। मैं सोच रही हूँ सुमित जी की जो चाय की दुकान है वही संभाल लूंगी। लेकिन बहू, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे माँ जी, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगी तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? आरती की आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिखाई देती है। कल सुबह से मैं दुकान पर जाऊंगी। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटी। अगले ही दिन आरती अपने पति के चाय के स्टॉल पर काम करने लगती है। चाय चाय चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय, चाय चाय चाय। उसके घर के कुछ पड़ोसियों को ये बात पसंद नहीं आती। हर सुबह जब वो अपने घर से निकलती, लोगों को बातें बनाते सुनती। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। पति के गुजरते ही इस औरत ने अपना घूमना फिरना शुरू कर दिया। अरे अभी तो इसके पति की चिता भी ठंडी नहीं हुई और इसकी जवानी संभल ही नहीं रही। अब ये भी बेचारी क्या करे, अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है इसे। अरे तो माँ बाप के घर चली जाती, अपने भाई से खर्चा मांग लेती। एक जवान विधवा का काम करना कैसा लगता है? हाँ? आरती ये सब लगभग हर दिन सुना करती, पर किसी को कुछ जवाब नहीं देती। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। आरती अपने छोटे से स्टॉल पर रोजाना चाय बेचती। दीदी, ऑफिस में चाय पहुंचा दो, कुछ मेहमान आए हैं। जी साहब, अभी लेकर चलती हूँ। आरती चाय की केतली और कांच के कप लेकर साहब के पीछे चल देती है। आपकी चाय की वाहवाही तो पूरे ऑफिस में फैली हुई है। जरूरत हो या नहीं, बस जी करता है एक कप और। साहब, बस आपकी मेहरबानी से ठीक ठाक बना लेती हूँ। अब से दिन में 3 बार चाय लेकर आया करो दीदी। जी, कोशिश यही रहती है, पर सोचती हूँ कम से कम सारे दफ्तर और दुकानों में 2 बार तो होती ही आऊँ। आपकी चाय की डिमांड ही इतनी रहती है। दोनों दफ्तर पहुँच जाते हैं। आरती सबको एक एक करके चाय देती है। अरे बेटी, इतना बढ़िया चाय पिलाती हो तुम। सोच रहा हूँ तुमको मैं इसी ऑफिस में फुल टाइम नौकरी दे दूँ। बड़े साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो ठीक है, कल से यही नौकरी पर आ जाओ और दिन भर हमें अपने हाथ की बढ़िया चाय पिलाती रहो। बड़े साहब, आपकी मेहरबानी से आज मेरे पास इतने दुकानदार और कई सारे दफ्तर के लोग चाय मांगते हैं। इससे ज्यादा मैं आपसे और उपकार कैसे लूं? आस पड़ोस की कुछ और दुकानों में चाय देकर आरती वापस अपने स्टॉल पर आती है। तभी शंभू, एक दुष्ट दुकानदार, और उसका बेटा रवि ताने कसते हैं। अरे क्या जमाना आ गया है। पति के मरने का शोक मौज मस्ती से मनाया जा रहा है। अरे एक जमाना था पति के मरने पर औरतें घर के अंदर ही रहती थी, पर अब देखो हर जगह मुंह काला करती रहती हैं। ये सुनकर आरती बिल्कुल उदास हो गई। चाचा, अब घर बैठ जाए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बूढ़ी सास है मेरी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट कैसे पालूंगी? देखो लड़की, हम सब जानते हैं, अरे ये सब बहाना है तुम्हारे अय्याशी करने का। हाँ, अरे देखो ना पापा, आजकल की औरतें कितना बोलती हैं, वही हमारे घर की औरतें कितने तमीज से रहती हैं। ये सब तीखी बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर दिन की तरह आज भी आरती ताने सुनती है, पर जल्दी जवाब नहीं देती। पर आज तो शंभू ने अति ही कर दी। जाहिल बिगड़ैल औरत,
तू हमसे जबान लड़ाती है, तेरी ये हिम्मत? हाँ? शंभू का चचेरा भाई दीपू बीच में आ जाता है। भाई क्यों इस औरत के मुंह लगते हो? अरे ये तो पहले से ही ऐसी थी। पति का देहांत तो बहाना है रोज घर से निकलने का और आदमियों से मिलने का। ये सब सुनकर आरती का दिल एकदम दहल सा जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाती। चाचा, आप दोनों तो मेरे पिता की उम्र के हैं। आपको थोड़ी भी इज्जत का ख्याल नहीं, जो ये सब झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में। अब काम नहीं करूंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगी? दीपू भद्दे मजाक करते हुए बोलता है। तो मैं तुझे गोद ले लेता हूँ, तू बस मेरी ही सेवा कर अब से। तेरा और तेरे बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा। आरती रोने लगती है। इतनी भद्दी बातें सुनकर वो बिल्कुल शर्मसार हो जाती है। चुपचाप गरम केतली और कप उठाकर चल देती है। थोड़ी दूर जाकर आरती बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सुमित, देख रहे हैं ना लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारी चाय की दुकान संभाल रही हूँ, वही दुकान जो तुमने अपने हाथों से खड़ी की थी। अगर मैं काम ना करूँ तो बच्चों को कैसे पालूं? सासू माँ की दवाई कैसे खरीदूं? ऊपर से किराया भी तो इतना ज्यादा है। अचानक आरती की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। आरती, एक दिन हमारी ये छोटी सी चाय की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगी। अच्छा जी, इतनी छोटी दुकान से क्या होगा? अरे मेहनत करने वाले कभी छोटे नहीं होते, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन अगर कभी मुश्किल आ गई तो याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, हार मत मानना। अगर मैं कभी साथ ना रहूं, तो भी इस दुकान को बंद मत होने देना। ये हमारी मेहनत की पहचान है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बस ऐसे ही, लेकिन मुझे पता है मेरी आरती बहुत हिम्मत वाली है। सुमित की वो बातें आरती के कानों में गूंजने लगती हैं। हाँ सुमित, मैं हार नहीं मानूंगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे इस मेहनत को जिंदा रखूंगी। आरती धीरे धीरे उठती है, केतली उठाती है और अपने आंसू पोंछकर फिर से बाजार की तरफ चल पड़ती है। चाय चाय चाय, सिर्फ 5 रुपए में चाय चाय चाय। उस दिन आरती हमेशा की तरह बाजार में दुकानों पर चाय दे रही थी। जब वो शंभू की दुकान के पास से गुजर रही थी, तभी अंदर से ऊंची आवाज सुनाई दी। शंभू जी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या हुआ साहब, इतनी नाराजगी क्यों है? अरे आपने कहा था ये असली रेशम की साड़ी है। मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी बड़ी खुशी से, लेकिन देखिए सिर्फ एक बार पहनने के बाद ही धागे निकलने लगे। अरे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद धोने में गलती हो गई होगी। गलती? अरे मेरी पत्नी ने तो इसे अभी तक धोया भी नहीं है। मैं सामने वाली दुकान पर दिखाने गया था, उन्होंने साफ कहा है कि ये नकली कपड़ा है। ये सुनकर आरती वहीं ठिठक कर खड़ी रह जाती है। देखिए साहब, अगर आपको पसंद नहीं है तो बदल देते हैं। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा मैं नहीं कर रहा, हंगामा तो आप लोग कर रहे हैं, लोगों को धोखा देकर। रमेश गुस्से में दुकान से बाहर निकल जाता है। आरती धीरे से पास खड़े शंकर चाचा से पूछती है, चाचा, क्या ये सच में नकली कपड़ा बेचते हैं? बेटी, बात तो सही है, लेकिन बाजार में झगड़ा कौन मोल ले? तो सब जानते हुए भी कोई कुछ नहीं बोलता? जब तक कोई पहला कदम नहीं उठाता, लोग चुप ही रहते हैं। वैसे अच्छे वक्त पर चाय लाई, बस इसी की जरूरत थी। शंकर चाचा की नजर आरती के उदास और लाल चेहरे पर पड़ती है। बेटी, तुझे क्या हुआ? रो क्यों रही थी? आरती को समझ नहीं आता वो क्या करे। चाचा, कुछ नहीं, बस आँख में कुछ चला गया था। अरे चाचा भी कहती हो और अपनी तकलीफ भी नहीं बताती। ये सुनकर आरती की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो शंकर चाचा को दीपू और शंभू की पूरी बात बताती है। बेटी, तू चिंता मत कर, जा आज घर जाकर आराम कर। मैं इन दोनों को देखता हूँ। इस इलाके में तेरी चाय सबको बहुत पसंद है, सब तेरी इज्जत करते हैं। तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। जी चाचा जी। ये कहकर आरती वहाँ से चल देती है। शंकर चाचा अपने बड़े बेटे को बोलते हैं, बेटा जा, सारे दुकानदारों और ऑफिस वालों को बुला, आज शाम बैठक के लिए। क्या बात है पिताजी? मैं बैठक में सबको साथ बताता हूँ। शाम के वक्त सभी दुकानदार और दफ्तर के मालिक इकट्ठे होते हैं। क्या बात है शंकर भाई, आज इतनी जल्दी में क्यों बुलाया सभी को? हाँ भाई, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि आज के आज ही बैठक की बुलवाई आ गई? तुम्हारे ही लिए तो बैठक बुलाई है। शंभू चौंक जाता है। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे चचेरे भाई के लिए। हमने ऐसा क्या किया कि अचानक ये बैठक बुला दी? सभी चौंक कर शंकर की ओर देखते हैं और शंकर आरती की सारी बात बताता है।
और सिर्फ आरती को ताने मारने की बात नहीं है, बाजार में ये दोनों नकली रेशम बेचकर लोगों को भी ठग रहे हैं। कई लोग इनके कपड़े की शिकायत कर चुके हैं। हाँ शंकर भाई, मैंने भी सुना है। लोग कहते हैं ये असली रेशम के नाम पर नकली माल बेचते हैं। बस बहुत हो गया। एक औरत की बातों पर हम पर इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। अरे वो औरत तो खुद ही रोज मर्दों के बीच घूमती रहती है। मैंने तो दया करके कहा था, अगर इतनी परेशानी है तो मेरे साथ आकर रह ले। उसका और उसके बच्चों का खर्च मैं उठा लूंगा। दीपू की ये घिनौनी बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? वो 6 महीने से हम सबको इतने प्यार से चाय पिलाती है। वो अपना काम बड़े ईमानदारी से करती है। हमारे ऑफिस में सब उसकी इज्जत करते हैं। हमारे ऑफिस में भी सब उसकी इज्जत करते हैं। चलो दीपू, यहाँ बैठे लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। हम सब जानते हैं कि आरती इज्जत और सम्मान से अपना काम करती है। अब वो काम नहीं करेगी तो अपना खर्चा कैसे निकालेगी, अपना घर कैसे चलाएगी? अब आप लोग ही सुझाव दें कि हम क्या करें, कैसे आरती की मदद करें। अरे बेचारी बहुत परेशान है। मैं उसको अपने ऑफिस में नौकरी देने को तैयार हूँ। सब इस बात पर विचार करते हैं और सभी राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शंकर चाचा आरती के स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। बेटी, कल हमने मोहल्ले के सारे दुकानदार और दफ्तर वालों के साथ बैठक की। सुरेश साहब ने तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। आरती अपने छोटे से स्टॉल के कोने कोने को देखती है। चाचा जी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसे कैसे छोड़ दूं? पर बेटा, तू यहाँ कैसे काम करेगी? वो दोनों का दुकान तो तेरे बगल में ही है। सिर्फ दुकान ही नहीं चाचा जी, ये लोग मेरे मोहल्ले में भी रहते हैं और पड़ोसियों के साथ मिलकर गंदी गंदी बातें करते हैं। फिर तो तेरे नौकरी बदलने से ये बात नहीं जाएगी। अब एक काम कर बेटी, पुलिस में अर्जी डाल दे, वो ही तेरी मदद कर पाएंगे। शंकर चाचा की बात सुनकर आरती पूरी रात सो नहीं पाती। बहुत सोचने के बाद अगले दिन हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। हाँ बहन, बताइए क्या समस्या है? साहब, मैं बाजार में चाय का छोटा सा स्टॉल चलाती हूँ। कुछ लोग रोज मुझे ताने देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। जीना मुश्किल कर दिया है उन्होंने। कौन लोग? साहब, शंभू और उसका चचेरा भाई दीपू। उनकी कपड़े की दुकान है मेरे स्टॉल के सामने। आरती कुछ देर चुप रहती है, फिर हिम्मत करके एक और बात बताती है। और साहब, मैंने उन्हें लोगों को नकली रेशम बेचते हुए भी देखा है। कल तो एक ग्राहक से उनका झगड़ा भी हुआ था। अगर ऐसा है तो सिर्फ बदतमीजी नहीं, धोखाधड़ी भी है। पुलिस आरती की शिकायत लिख लेती है। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे बाजार में फैल जाती है कि शंभू और दीपू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। इसी खबर की चर्चा शहर के एक बड़े कारोबारी विक्रम खन्ना तक भी पहुंच जाती है। शहर के बड़े कारोबारी विक्रम खन्ना अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ कागज देख रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर जल्दी जल्दी अंदर आता है। सर, आपके कृष्णा मार्केट वाली प्रॉपर्टी में थोड़ा मामला हो गया है। क्या हुआ? सर, वहाँ एक चाय बेचने वाली महिला है। कुछ दुकानदार काफी समय से उसे परेशान कर रहे थे। आज उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। शिकायत? किस बात की? सर, बदतमीजी और परेशान करने की। और साथ में ये भी सुनने में आया है कि वही लोग ग्राहकों को नकली रेशम बेचकर ठग भी रहे हैं। मामला थोड़ा फेल हो रहा है सर, और वो मार्केट तो आपकी ही प्रॉपर्टी पर है। हमारी जगह पर ये सब हो रहा है। चलो अभी चलते हैं वहाँ, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। जी सर। कुछ ही देर में विक्रम खन्ना उसी बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। विक्रम खन्ना बाजार पहुंचकर चुपचाप इधर उधर देखने लगते हैं। तभी शंभू की दुकान के सामने हल्की बहस चल रही होती है। तुमने कहा था शुद्ध रेशम है। मैंने ये साड़ी अपनी पत्नी के लिए ली थी और 2 बार धोते ही सारे धागे निकल आए। अरे भाई, इस्तेमाल करना नहीं आता तो दोष हमें क्यों दे रहे हो? ज्यादा ड्रामा मत करो, जो दिया है वही मिलेगा। विक्रम खन्ना ये सब शांत खड़े होकर सुन लेते हैं। तभी दीपू की नजर आरती पर पड़ती है, जो पास से चाय लेकर जा रही होती है। लो, आ गई चाय वाली। पूरे बाजार में घूमती रहती है। हाँ, काम कम और नाटक ज्यादा। आरती चुपचाप आगे बढ़ जाती है। यही लोग हैं? जी सर। विक्रम खन्ना धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। शंभू? जी, आप? जिस जमीन पर तुम ये दुकान चला रहे हो उसका मालिक। ये सुनकर दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। मेरी प्रॉपर्टी पर लोगों को ठगना और एक औरत को परेशान करना ये नहीं चलेगा। अब साहब, बात ऐसी नहीं है। मुझे सब समझ आ गया है। नोटिस दे दो, आज से तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं चलेगी। उसी समय पुलिस की जीप आकर रुकती है। शंभू और दीपू कौन है? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, धोखाधड़ी और बदतमीजी करने की। पुलिस शंभू और दीपू को जीप में बैठाकर ले जाती है।
बाजार में खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी आरती के कुछ पड़ोसी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे अब समझ आया, पिछले महीने जो साड़ी मैंने अपनी पत्नी के लिए ली थी वो भी 2 दिन में खराब हो गई थी। और हम लोग बेचारी आरती को ही गलत समझते रहे। सच कहें तो हम सबको शर्म आनी चाहिए। बहू, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कही थी। कोई बात नहीं चाची, जो हो गया सो हो गया। बहन, तुमने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि हम सबको ऐसे धोखेबाज दुकानदार से बचाया है। बहुत हिम्मत वाली हो तुम। साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। अब वही लोग जो पहले आरती पर उंगली उठाते थे वही अब उसका साथ देने लगते हैं।